तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लेसन 3 यानी पार्ट 3 हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके अंतर्गत हमने देखा था पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। हमने ये भी देखा था कि इसको पता करने के लिए क्या क्या प्रमाण है। उसके अंतर्गत कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण थे तो कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण थे, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक समुद्रों में ड्रिलिंग करते हैं, या फिर कोई खान है जिसकी गहराई मतलब सबसे ज़्यादा गहराई है दक्षिण अफ्रीका की एक सोने की खान है जिसकी 4 किलोमीटर की गहराई थी, वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इसी तरह से खानों के माध्यम से भी या फिर समुद्रों की ड्रिलिंग के माध्यम से वैज्ञानिक लोग इसका पता लगाने का वो करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जानकारियाँ हैं जैसे कि भूकंप आते हैं, भूकंपों के माध्यम से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके अलावा वोल्केनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके माध्यम से भी वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी जुटाने में समर्थ हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था वोल्केनो यानी ज्वालामुखी किस तरह से होते हैं, उसके प्रकार हमने ये सारी चीज़ें 3 लेसन में देखे थे। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन है 4, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, देखते हैं। आज पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी 71% भाग पर महासागर है। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थित जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। कहने का मतलब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स में स्थलखंड और जो समुद्र का भाग है, जहाँ पे आज जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है कुछ समय पहले वहाँ पर वो नहीं था। इसकी अवस्थित में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थित में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक ये सब कैसे जानते हैं कि ये सारी घटनाएं घट रही है। यानी कि जो भी स्थलखंड हैं आज, जैसे एक यहाँ एक यहाँ, तो ये इस तरह से नहीं थे, पहले से भी एक साथ ही जुड़े हुए थे। तो ये सब मतलब परिवर्तन कैसे हो रहा है, इनकी जानकारी वैज्ञानिकों को कैसे मिलती है, उसी के बारे में दिया गया है। उन्होंने महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया, उन्हें कैसे पता चला कि ये महाद्वीप पहले की स्थिति में कैसे थे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय के विषय हैं। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मीन्स महाद्वीपीय प्रवाह। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखिए तो महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। देखिए, जो आप अटलांटिक महासागर को देखेंगे तो एस टाइप का बना हुआ है, एस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, उसको आप देखेंगे एस टाइप। तो यहाँ पे जो ये और ये इन दोनों की सममिति एक समान है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों एक समान कैसे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए कि दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप अफ्रीका के साथ जुड़े होने की बात। यहाँ पे है उत्तर अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे है यूरोप और यहाँ पे है साउथ अफ्रीका। ये दोनों कुछ समय पहले आपस में ही जुड़े हुए थे, इसकी संभावना को व्यक्त किया गया है। ठीक है, अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता यानी कि जो मानचित्र बनाने वाले थे अब्राहम आर्टेलियस उन्होंने सर्वप्रथम ये संभावना व्यक्त की थी कि ये आपस में जुड़े हुए थे। एंटोनियो पेलेग्रिनी एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा कर दिखाया गया था। सभी तीनों महाद्वीपों को उन्होंने एकत्रित करके दिखाया था एक मानचित्र में। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी उन्होंने 1912 में दिया था। यह सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। अल्फ्रेड वेगनर, इनका जो थ्योरी है, इनके सिद्धांत 1912 में दिया गया था। ये जरूरी है मेंस के लिए, इसको याद रखिएगा। आधारभूत संकल्पना, देखिए जो अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी दिया उसकी संकल्पना क्या थी, उनकी मेन बेस की जो संकल्पना थी वो क्या थी। सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया गया। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी और विशाल महासागर को पैंथालसा कहा गया, जिसका अर्थ है जल ही जल। इनकी आधारभूत संकल्पना यही थी कि सर्वप्रथम ये जो स्थल खंड है वो सभी एक ही स्थान पर जुड़े हुए थे, जिसको पैंजिया का नाम दिया। उसके चारों ओर समुद्र था जिसको इन्होंने पैंथालसा कहा। ठीक है,
आगे देखते हैं। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन हुआ है। यानी कि जो पैंजिया था उसका विभाजन होता है और टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पैंजिया पहले 2 महापिंडों में विभाजित होता है। इस तरह से वो विभाजित होता है, एक कहलाता है लारेंसिया और एक कहलाता है गोंडवाना लैंड। उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव को लारेंसिया और दक्षिणी को, जो दक्षिण में जो गया उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके बाद लारेंसिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में है। और भारत भी इसी गोंडवाना लैंड के ही जो खंड बन गया था उसी का ही पार्ट है आज, जो कि भारत निकल गया। इसके एविडेंसेस मतलब इसके प्रमाण क्या हैं? देखिए, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि महाद्वीपों के विस्थापन के उसमें जो प्रमाण दिए गए हैं वो कैसे हैं? देखिए, महाद्वीपों में साम्य दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। दक्षिण अमेरिका देखिए, ये जो अटलांटिक है उसका सिर्फ इस आकार का बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका यहाँ पे है और साउथ अफ्रीका यहाँ पे है। इन दोनों के ये देखिए एक ही समान सम्मेलन में दिख रहा है। 1966 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह समय बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। जो उन्होंने मानचित्र बनाया था उसकी 1000 फैदम की यहाँ से गहराई के साथ उसको बनाया गया था। यानी कि इसका जो मानचित्र बनाया गया था अटलांटिक ओशियन का, उससे 1000 फैदम की गहराई के नीचे के बिंदुओं को जोड़ करके बनाया गया था, ठीक है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, ये इसकी दूसरी मतलब वो है। यहाँ पे दूसरा वो दिया गया है कि आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। यानी कि रेडियोमेट्रिक काल की ये जो विधि है, निर्धारण की विधि, इसके द्वारा ही चट्टानों की आयु का पता लगाया जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पटली ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। यहाँ पे एस से बनता है, यहाँ पे ब्राजील है, ठीक है, और यहाँ पे ही ये अफ्रीका है। तो यानी कि इस किनारे पर पाई जाने वाली चट्टानें और इस किनारे पर पाई जाने वाली चट्टानों में समानता काफ़ी पाई जाती है। टिलाइट वे अपसादी, ये है तीसरा। टिलाइट वे अपसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना लैंड श्रेणी के आधार में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। ये तीसरा है टिलाइट, उसका प्रमाण, ठीक है, कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मीन्स जो स्थलखंडों की जो गति है उसमें ये तीसरा एविडेंस है, ठीक है। फिर है चौथा प्लेसर निक्षेप। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोनायुक्त शिलाएं ब्राजील में पाई जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पे सबसे जरूरी आप पहले मैप देखिएगा, अटलांटिक ओशियन आप वहाँ पे ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरह का उसका शेप होता है, इस टाइप का। यहाँ पे ही ब्राजील है और यहाँ साउथ अफ्रीका में घाना है। तो घाना और साउथ अफ्रीका के जो ये है ये एक समान ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्राजील में सोना पाया जाता है तो यहाँ पे घाना जो है वहाँ पे भी सोना पाया जाता है। तो ये सारी समानताएं यहाँ पे ये दिखाती हैं कि कभी ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जीवाश्मों का वितरण भी है एक। यदि समुद्री अवरोधकों के दोनों विपरीत किनारे पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाती हैं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रेक्षक से कि जो लेमूर है भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। मीन्स कभी ये तीनों ही स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी वजह से अगर यहाँ पे कोई, जैसे अटलांटिक की ये भी हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे ही कोई जीव पाया जा रहा है तो यहाँ पे भी पाया जा रहा है। तो ये कैसे पाया जा रहा है? इसी संभावना की वजह से वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए थे, जो कि सत्य भी है। मोसोराम नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रहते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत में और ब्राजील के इरावल शैल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थलखंड आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं, पर इनके बीच में एक महासागर भी स्थित है। फिर भी ये जीव एक दूसरे, मतलब कि एक यहाँ पे भी पाया जा रहा है और यहाँ पे भी। तो ये सभी इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि ये दोनों एक समय एक साथ जुड़े हुए थे।
फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, प्रवाह संबंधी बल। वेगनर के अनुसार महाद्वीप के विस्थापन के दो कारण थे। एक था पोलर या ध्रुवीय बल, यानी कि महाद्वीपों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने के दो बल थे। एक था पोलर या ध्रुवीय बल, एक था ज्वारीय बल। पोलर या ध्रुवीय बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, यानी कि पृथ्वी जब घूमती है उसका रिजल्ट निकलता है कि पोलर या उसमें ध्रुवीय बल उत्पन्न होता है। दूसरा था उसमें ज्वारीय बल, जो कि चंद्रमा व सूर्य से संबंधित है, यानी कि इनके आकर्षण के कारण ही पृथ्वी के महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो सके। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों की महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। देखिए, वेगनर का यही मानना था कि एक पोलर बल और एक ज्वारीय बल, ये दोनों मिलकर ही बहुत समय बाद इतने फोर्स उत्पन्न करने में समर्थ हो गए कि ये महाद्वीप विखंडित हो गए। ठीक है, लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसे हैं कि जो ये सब नहीं मानते हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे कई और जो कि पृथ्वी के इंटरनल आंतरिक बल होते हैं उनसे भी लिया गया है। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिक इनसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, संवहन धारा सिद्धांत। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संकल्पना की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न होती हैं। ताप भिन्नता से मेंटल भाग में ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। इनके अनुसार एक कन्वेक्शनल करंट यानी संवहन धारा, जो कि पृथ्वी का मेंटल भाग है, जहाँ पे लावा पाया जाता है, वहाँ पे इतना ताप और दाब होता है जिस वजह से वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट उठती हैं। तो होम्स के अनुसार उन धाराओं का भी काफ़ी कुछ हद तक हाथ है इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कराने में। ठीक है, फिर महासागरीय अधः स्थल का मानचित्रण। तो अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी के मतलब कि जो स्थल खंड हैं उनके ड्रिफ्टिंग के लिए कितने सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले वेगनर महोदय जी ने कहा था कि सिर्फ दो बल हैं। देखिए, उनके अनुसार यह था कि ज्वारीय बल जो कि सूर्य या चंद्रमा से लगता है, चंद्रमा के बल के अनुसार पृथ्वी के समुद्रों में लगता है, और दूसरा था पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार जो बल उत्पन्न होते हैं। दोनों बल के कारण इसका ड्रिफ्ट हो गया था, में स्थानांतरण हुआ। लेकिन आगे चल करके होम्स आर्थर ने एक और बल को उत्पन्न किया, जो कि सत्य है कि पृथ्वी के अंदर जो मेंटल का भाग है, उसका मेंटल में जो लावा पाया जाता है वहाँ पे उच्चतम ताप और दाब के कारण कन्वेक्शनल करंट उठती हैं, जो कि चल करके वो भी इसी में अपना सहयोग देती हैं कि पृथ्वी का जो स्थल खंड है उसके विस्थापन में उनका भी सहयोग उतना ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सागरीय अधः स्थल का मानचित्रण। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधः स्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, उनमें भी उच्चावच पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के अंतर एक समान समानता या इस तरह का नहीं, वहाँ पे भी उच्चावच पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक समान वहाँ की भी संरचना नहीं है। युद्धोत्तर काल में महासागरीय अधः स्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधः स्थल में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयाँ भी, यानी कि समुद्रों के बीच में भी पहाड़ और खाइयाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा ट्रेंच पाया जाता है। ठीक है, और समुद्रों में ही बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आपने ये भी सुना होगा कि सबसे बड़ा पर्वत भी समुद्र के अंदर ही, यानी कि हिमालय पर्वत से भी बड़ा वो है। उसी तरह से प्रशांत महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच गड्ढा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। महासागरीय पर्वतीय की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों से अपेक्षाकृत नवीन है, यानी कि महासागरों के अंदर जो चट्टानें पाई जा रही हैं उनकी आयु जो स्थलखंड में चट्टानें पाई जाती हैं उनसे कम है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है उनकी आयु और रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। जैसे कि ये एक समुद्र है, मान लीजिए इस समुद्र के बीचों बीच यहाँ पे एक कटक पाया जाता है, यानी कि यहाँ से पृथ्वी फट रही है, इधर जा रही है और इधर जा रही है। तो यहाँ के इस जो कटक है बीच में, इससे समान दूरी पर अगर आप जाते हैं इधर इधर, तो यहाँ दोनों की ही जो चट्टानें मिलेगी वो एक समान की हैं। देखिए यहाँ पे एक मैप दिया गया, आपके एनसीईआरटी में दिया गया था।
ये मान लीजिए कि समुद्र है, ठीक है, समुद्र का जल यहाँ तक भरा हुआ है। तो अगर आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो बराबर की गहराई यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। कहीं पे देखिए यहाँ से ये स्थलखंड के बराबर चल रहा था, यहाँ पे गहराई आती है, यहाँ पे गहराई, इस तरह से गहराई, कहीं कहीं पे तो ज़्यादा गहराई है तो कहीं कहीं पे पर्वत भी हैं। और यहाँ से ये समुद्र स्थल से ऊंचाई यानी कि पहाड़ों की सबसे उच्चतम ऊंचाई तक गया है, ठीक है। ये स्थलखंड है, ये समुद्र तल और ये पर्वतों का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। महासागरीय अधः स्थल की बनावट, गहराई व उच्चा बच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भाग हैं महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्र के बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। 3 भागों में विभाजित किया गया। महाद्वीपीय सीमा, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल है। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष मतलब कि महत्वपूर्ण रोचक हैं। उनके वितरण को समझने के लिए महासागर की खाई का क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण है, ठीक है, और रोचक भी है वैज्ञानिकों के लिए। फिर दूसरा है वितलीय मैदान। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय तटों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अपसाद व इनके तटों से दूर निक्षेप, देखिए नदियां बहा करके यहाँ पे समुद्र में जो लाती हैं निक्षेप, उनसे रिलेटेड ये है, ठीक है, कि ये जो निक्षेप जहाँ पे लाती हैं वो होता है वितलीय मैदान। फिर मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। ये इसका तीसरा भाग है, मध्य महासागरीय कटक। भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पृथ्वी के 3 भागों के बारे में, समुद्र तल, महाद्वीप, यहीं पे ये सब दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं मध्य महासागरीय कटक, इसको हमने देख लिया है। भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक्स। देखिए मित्रों, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु है। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक रेखा, इसको थोड़ा मैप से देखेंगे आगे, अभी यहीं पे देख लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिलती है। यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेतन का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के रूप में दर्शाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियाँ के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। यहाँ पे देखते हैं मैप के माध्यम से, देखिए यहाँ पे ये बिंदु बिंदु के माध्यम से दिया गया है। माफ़ कीजिएगा मित्रों, देखिए यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे ये बिंदु बिंदु के रूप में दिया गया है। यहाँ से आता है ये हिंद महासागर की तरफ, हिंद महासागर से एक रेखा इधर चली जाती है और एक रेखा इधर चली जाती है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये सभी भूकंप के क्षेत्र हैं, ठीक है। ये जो बिंदी बिंदी छोटे छोटे डाट दिए गए हैं, यही भूकंप से रिलेटेड क्षेत्र हैं, ठीक है। और एक क्षेत्र और दर्शाया गया है, यहाँ पे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये भारत रहा, और भारत में जो हिमालय है, यहाँ पे जो अल्पाइन श्रेणियाँ पाई जाती हैं हिमालय में, यहाँ पे भी भूकंप आते हैं, जिनको ब्लैक पट्टी से दिखाया गया है। यहाँ पे भी ये सभी ब्लैक पट्टियाँ जो दिखाई गई हैं, ये भूकंप के स्थल खंड हैं। उसके अलावा ये जो डाट डाट बिंदी से दिखाए गए हैं, ये भी भूकंप के ही क्षेत्र हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ ये दिया गया है वहाँ वहाँ भूकंप आते हैं। हमने आपको बताया था कि एक रिंग ऑफ फायर होती है, रिंग्स ऑफ फायर है, जो कि प्रशांत महासागर में बनती है। ये इस तरह से चारों तरफ से बनती है। यही है जहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। बाकी यहाँ जो ब्लैक पट्टी से दिखाया गया, यहाँ पे भूकंप आते हैं पर बहुत ही कम। आगे देखते हैं। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं,
जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टियों या प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये अधिक गहराई पर होते हैं। ज्वालामुखी मानचित्र में इसी का अनुसरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। यही हमने भी बताया कि यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी हैं और कुछ भूकंप भी आते हैं, इसी वजह से इसको रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। वहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ जो ये ब्लैक पट्टी दिखाई गई, यहाँ पे जो भूकंप की गहराई होती है वो सबसे ज़्यादा गहरी होती है, और जो ये किनारे किनारों पर भूकंप आता है यहाँ पर इसकी गहराई ऊपर होती है। ठीक है। सागरीय अधस्थल का विस्तार प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो विग्नर के महाद्वीपीय सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पुरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण के विशेष रूप में निम्न तथ्यों को उजागर किया है। यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार हर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर लेकर आते हैं। जैसे कि हमने जो बताया कि प्रशांत महासागर के उसमें जो रिंग्स ऑफ फायर हैं, यहाँ पे ये ज्वालामुखी होना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे होगा ही, और यहाँ पे लावा भी बहुत मात्रा में निकलता है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। जो महासागर के बीच में जो कटक है, इससे समान दूरी पर अगर आप जाते हैं तो जो चट्टानें पाई जाएंगी, यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टानों में काफ़ी समानता है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाया जाता है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं, और ये जो चट्टानें बन रही हैं ये नवीनतम है, जो इससे समान दूरी पर पाई जाती हैं, इधर भी और इधर भी। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है, यानी कि इनसे जब दूर चले जाएंगे तो उनकी चट्टानों की आयु भिन्न भिन्न है, लेकिन कुछ दूरी पर चलने पर देखेंगे कि यहाँ की समान है। ठीक है। फिर ज़्यादा दूरी पर चले जाएंगे तो फिर असमान भिन्नता मिलने लगती है। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं हैं, यानी कि महासागरों के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं उनकी आयु कम है, जो कि स्थल भाग में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनसे ज़्यादा उनकी आयु है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। सागरीय अधस्थल का विस्तार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अभिसारी प्लेट सीमा। यहाँ पे आप आगे चल करके इसको डिटेल से देखेंगे। रूपांतरित प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, ये सारी दी गई हैं स्थल खंड में, और यही सब समुद्र के अंदर भी इसी तरह की संरचनाएं बनती हैं। जब कॉन्टिनेंट में स्थल खंड एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कि वो गति करते हैं तो कभी कभी एक दूसरे की तरफ आते हैं, कभी कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, उन सब के अनुसार यहाँ पे ये संरचनाएं बनती हैं, जो कि स्थल खंड में भी और समुद्र तल में भी पाई जाती हैं। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। हेस के तर्क अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महाद्वीपीय परपटी को दोनों तरफ धकेला है। इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, ये समुद्र है, समुद्र के बीच से जब लावा, मैंटल के भाग से जब लावा निकला समुद्र के बीच में, तो समुद्र के मध्य में जो समुद्र के नीचे जो स्थलखंड है उसको फाड़ करके जब बाहर निकलता है तो एक पार्ट इधर चलने लगता है और एक पार्ट इधर चलने लगता है, और बीच से लावा का मतलब निकलने लगता है, लावा का प्रवाह होने लगता है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना, इसके साथ ही महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही। हेस के अनुसार यह ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है, दूसरी तब महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। इसके अनुसार देखिए, कहने का मतलब ये कि अगर महासागरों को फाड़ करके लावा निकल रहा है, एक भाग इधर जा रहा है, एक भाग इधर जा रहा है, तो समुद्र का विस्तार होना चाहिए, लेकिन समुद्र का विस्तार भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो लावा निकलता है वो ही यहाँ पे नए नए स्थल के रूप में समुद्र के नीचे ही जमता जाता है। इसी वजह से वहाँ की जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो सभी नई होती हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि क्षेपण की नाद की, यहाँ पे जैसे कि अगर एक भाग इधर चल रहा है तो यानी कि यहाँ बीच पे निर्माण हो रहा है स्थलखंड का, नए लावा निकल करके
जो नए मतलब लावा निकलते हैं उनसे स्थलखंड बीच में तो बन रहे हैं, लेकिन जब ये पार्ट दूसरी तरफ एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर जा रही है, ये दूसरी प्लेट से जब टकराएगी तो इसके नीचे जाएगी, तो यहाँ पे उसका पतन, यानी कि यहाँ पे वो गल भी रही है। यानी कि एक तरफ तो नए नए भूखंड बन रहे हैं ज्वालामुखी जहाँ पे उत्पन्न हुआ, और जिधर प्लेट सरक रही है वो जिससे टकरा रही है वहाँ पे उसी प्लेट का विनाश भी हो रहा है। यही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट विवर्तन की। महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में सन 1967 में मैक्वे, फैंसी और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की। यानी जितने भी विचार पहले दिए गए हैं सबको उन्होंने एकत्रित किया और अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बल तापमंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। यानी कि पृथ्वी का जो मेंटिल का भाग है जहाँ पे लावा पाया जाता है, उस लावा के ऊपर ये सभी प्लेटें तैर रही हैं। इन प्लेटों, अगर मान लीजिए ये एक प्लेट है तो इसमें हो सकता है कि यहाँ तक स्थलखंड है और बाकी में समुद्र हो। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि स्थल खंडों और समुद्रों से मिलकर भी कोई प्लेट बन सकती है। यहाँ पे आगे चल के आप देखेंगे कि किस तरह से प्लेटें हैं, उनका नाम क्या है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में, यानी कि जो प्लेटें हैं उनकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों में लगभग 200 किलोमीटर तक। यानी कि जो स्थलखंड है वहाँ पे प्लेट की मोटाई ज़्यादा होती है। इस बात पर निर्भर है कि प्लेट का अधिकतर भाग, देखिए प्लेट का नाम किस प्रकार दिया। अगर वो प्लेट महासागर में ज़्यादा है तो उसको महासागरीय प्लेट बोला जाएगा। अगर वही प्लेट स्थलखंड में ज़्यादा है तो उसे स्थलीय प्लेट कहा जाता है। स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर के बना है। नवीन बलित पर्वत श्रेणियाँ, खाया और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करती है। यानी प्लेटों को, जो भी जितने भी भूखंड का प्लेट है उनका निर्धारण कैसे हो कि ये कौन सी प्लेट है, तो उनकी सीमा जो निर्धारित करती है वो यही सब करते हैं। खाई, भ्रंश और ये सब पर्वत श्रेणियाँ मिल करके उसको दर्शाती हैं कि ये एक प्लेट है। प्रमुख प्लेट इस प्रकार है। एक है अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिका और इसको चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। दूसरी प्लेट है, ये बड़ी प्लेटें हैं कुछ, देखिए इनके नाम यहाँ पे हैं। फिर उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरी है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, पश्चिमी अटलांटिक तट समेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। चौथी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो कि प्रशांत महासागर के नीचे पाई जाती है। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट, देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर। फिर अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है, और यूरेशियाई प्लेट है एक, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। ये सभी प्लेट आप एक बार मैप में अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। उसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट है, नस्का प्लेट है। यहाँ पे ये देखिए प्लेट दिखाया गया, यूरेशिया प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, यहाँ पे कई तरह की मतलब दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपना प्यारा इंडिया है, इसी के इधर यूरेशियाई प्लेट, यहाँ पे ये प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है प्रशांत महासागर की प्लेट। ठीक है, तो इसी तरह ये है अफ्रीका की प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका की। तो आप इस तरह से मैप में इसको देखिएगा। ठीक है, ध्यान से एक बार। ये छोटी प्लेटें हैं, अरेबियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, बैफरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, ये कुछ छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, बाकी मेन प्लेटें वो साथ ही हैं बड़ी। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट की सीमाएं बनती हैं। यानी कि जब देखिए स्थलखंड या जो प्लेटें हैं उनके चलने की गति के अनुसार उनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, उनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अपसारी सीमा, एक प्लेट होती है अपसारी, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं। तो देखिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, यहाँ से बीच से टूट करके एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर चल रही है। तो यहाँ पे बीच में
परपटी का निर्माण होता है, क्योंकि जो ज्वालामुखी यहाँ पे निर्मित होगा वो अपने साथ लावा लेके आता है, और यहीं पे जब लावा छोड़ता है तो यहाँ पे परपटी का निर्माण भी होता है, इसीलिए इसको अपसारी प्लेट कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक ओशियन में मध्य कटक बीचों बीच इस तरह से दिखाई गई है एक, यानी यहीं से पृथ्वी फट रही है, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है। तो जो बीच में जो बन रहा है वो नई चट्टानें हैं वहाँ पे, और नया समुद्र के नीचे जो स्थल है वो नया है। ठीक है, अगली है अभिसरण प्लेट, अभिसरण सीमा, जिसको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ परपटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठांश क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार के हो सकते हैं, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच। देखिए अभिसरण के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे तो एक प्लेट इधर चल रही है, यहाँ पे एक प्लेट इधर जा रही, यहाँ पे तो परपटी का निर्माण हो रहा है, फिर वो चाहे समुद्र के नीचे हो या स्थल में हो। ठीक है, यहाँ पे निर्माण। लेकिन जब ये प्लेट आगे चलते चलते ये दूसरी प्लेट के पास पहुँच जाती है तो ये प्लेट इसके नीचे दब जाएगी, या फिर ये प्लेट हो सकता है इसके नीचे दब जाए। तो यहाँ पे इस प्लेट जो है वो लावा में गल रही है, यानी कि इसी इधर यहाँ पे निर्माण हो रहा है तो इधर इसका सर्वनाश भी हो रहा है। यानी कि प्लेटें एक तरफ तो निर्माण करती हैं और एक तरफ विध्वंस यानी कि नष्ट भी होती हैं। फिर ये 3 प्रकार की हो सकती हैं, किसके अनुसार? हो सकता है कि महासागर व महाद्वीप के बीच में हो, एक महासागर और एक महाद्वीप की प्लेटें आपस में टकरा रही हों वहाँ पे, या फिर हो सकता है कि दोनों ही प्लेटें महासागर के बीच की ही हों, आपस में टकरा रही हों, या फिर तीसरी हो सकती है कि महाद्वीप या फिर 2 महाद्वीपों के बीच में हो रहा हो, यानी कि 2 महाद्वीपों की प्लेटें ही आपस में टकरा रही हों। इस तरह से अभिसरण सीमा जो है 3 प्रकार की बनती है। फिर अगली है रूपांतरण सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यहाँ ना तो नई परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश, उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ मिलकर क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश 2 प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, ऐसे में पृथ्वी की अक्ष से दूर प्लेट देखिए विभिन्न प्रकार से गति करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेट इस तरह से गति करती, एक प्लेट मान लीजिए यहाँ पे है और एक प्लेट इसी से जुड़ी हुई यहाँ पे है, तो एक प्लेट इधर चली जाएगी और एक प्लेट इधर चली जाएगी। यहाँ पे जो बनता है इसको रूपांतरित सीमा कहते हैं। यहाँ पे ना तो कोई नई चीज़ बनती है और ना ही कोई नई चीज़ नष्ट होती, मतलब ना तो कोई नई चीज़ बन रही है ना ही कुछ नष्ट हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में स्थगित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 प्रकार की प्लेटें पढ़ा है। ठीक है, एक तो जहाँ से टूट करके अलग हो रही हैं, एक जहाँ पे एक दूसरे से टकरा रही हैं, और एक जहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में इधर इधर चली जा रही हैं। ठीक है, इस तरह से 3 प्रकार की प्लेटें हमने देखा। फिर प्लेट की प्रवाह दर, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। देखिए जो प्लेट हैं तो स्थल खंड और महासागर के नीचे भी पाए जाते हैं, तो उनकी प्रवाह की दर क्या है? समुद्रों के नीचे की प्लेट जो है वो कितनी तेज़ी से सरक रही है, या स्थल खंड की प्लेट जो है वो कितनी तेज़ी से सरक रही है, यही उसकी रेट को दर्शाता है। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर है, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं, जैसे कि आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से वो सरक रही, इससे भी कम है। और ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्लेटें, मतलब जितनी भी प्लेटें हैं उनकी गति अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए 2.5 सेंटीमीटर इसकी है, तो यहाँ पे इसकी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से चल रही है। अब देखते हैं कि फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट, प्लेट को संचालित करने वाले बल। जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय तो उन्होंने सिर्फ 2 ही बल के बारे में बताया था। एक था ज्वारीय बल जो कि सूर्य और चंद्रमा से
जो सूर्य और चंद्रमा के बल के कारण समुद्रों में उत्पन्न होता है, और दूसरा था पोलर यानी कि ध्रुवीय बल, जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन आगे चल करके और फिर वैज्ञानिकों में इसमें सुधार किया और उन्होंने अलग अपनी थ्योरी उपस्थित की। तो देखिए, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है, यानी कि उस समय वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी पूरी तरह से ठोस है। यद्यपि सागरी अधःस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तन की दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। उन्हें यह विश्वास था कि पृथ्वी जो है वो, उनका विश्वास था कि पृथ्वी ठोस है। लेकिन ये सभी आगे चल करके जब अधःस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी के जब सिद्धांत आए, तब वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये जो भूपर्पटी है ये चलायमान है, ये स्थिर नहीं है, प्लेट विचरण करती। आज एक अकाट्य तथ्य है, जो कि आज एक बहुत ही सत्य बात है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। देखिए, यहाँ पे दो प्लेटें, इसको सबसे अच्छे से समझाता हूँ। दो प्लेटें, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। यहाँ पे भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक दूसरी प्लेट से टकरा करके यहाँ पे नष्ट भी हो रही है, यहाँ पे बन भी रही है। बनते बनते फिर से यहीं पे दरार फूटी, तो ये जो नई प्लेट बनी थी ये फिर से चल के इधर नष्ट हो गई, यहाँ फिर से नई प्लेट बन गई। यही इसका सिद्धांत है, यही चक्र बार बार चल रहा है। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम है। जैसे कि हमने पढ़ा कन्वेक्शनल करंट चलती है, तो वो कैसे उत्पन्न होती है, उसके दो माध्यम हैं। पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय और अपशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1903 में इस विचार को प्रतिपादित किया था कि जो कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होती है उसको उत्पन्न करने के कारण क्या है। तो वहाँ पे रेडियोधर्मी जो तत्व पाए जाते हैं उनका क्षय होता है और ताप उत्पन्न होता है। उसी की वजह से कन्वेक्शनल करंट उठती हैं, जो कि प्लेटों को एक दूसरे के तरफ या एक दूसरे से दूर खिसकाती हैं। 1930 में अपना विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणाओं को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रभावित करता है, यानी कि मेंटल के ऊपर ही प्लेटें इस तरह से तैर रही हैं। यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठी, यहाँ पे ज्वालामुखी आया और इस प्लेट को इधर इधर सरका दी। ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्व बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं? ए ऑप्शन, बी, सी, डी आप देख सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण यही है कन्वेक्शनल करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। उपर्युक्त में कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर, यानी कि पृथ्वी के प्लेटों को में गति देने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे हमने देखा भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा को कन्वेक्शनल करंट भी हमने कहा, ये भी है। फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण वो भी है। पृथ्वी का घूर्णन भी, जो सबसे पहले वेगनर ने दिया था कि पृथ्वी का घूर्णन और ज्वार बल के कारण, तो वो भी है इससे रिलेटेड, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन भी डिपेंड करता है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण और गुरुत्व बल, फिर प्लेट संचलन, ये सभी ही इससे रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी है इसका आंसर, यानी कि सभी इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? महाद्वीपों का विस्थापन, हिमानी चक्र। किसने? दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, महाद्वीपों का अगर विस्थापन हो रहा है तो भी, अगर महाद्वीपों का विस्थापन होगा तो भी जीवों के लिए वो नुकसानदायक है। और अगर हिमानीकरण मीन्स, अगर हिमानी चक्र यानी कि पूरा पानी बर्फ बन रहा है, फिर कुछ समय बाद वो पूरा पिघल रहा है, ये भी जीवों को प्रभावित करेगा। इसलिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही होंगे। यहाँ पे 1 और 2 यानी सी वाला सही होगा। आगे देखते हैं। सबसे ज़रूरी है क्योंकि भारत में रह रहे, इसलिए भारत की प्लेट के बारे में जानना जरूरी है। मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, भारत की प्लेट किस तरह से मूव कर रही है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठान क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। भारत को आप देखिए मैप में, भारत और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनती है। ठीक है,
भारत के जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के साथ साथ पाए जाने वाला जो प्रविष्ठान क्षेत्र यानी कि जो ऊंचाई का क्षेत्र है, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। ठीक है, यानी कि जो ये इसकी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ हिमालय के क्षेत्र तक है। ठीक है, उस हिमालय के नीचे ही जाकर के ये प्लेट अंदर देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हिमालय में जाकर के टकरा रही है, तो ये प्लेट हिमालय के नीचे घुस रही है और गल रही है। इसी वजह से हिमालय का जो उत्थान है वो हो रहा है और वो होता ही रहेगा। हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है क्योंकि ये प्लेट इसके नीचे जाकर के गल रही है और जो लावा है वो इसको ऊपर उठा रहा है। महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में अर्थात दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकी पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरधर श्रेणियों तक है। यह आगे मरकान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तारण तल है में जा मिलती है। यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ कहाँ उसका किनारा है, यही सब यहाँ पे बताया गया है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित है। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले उस टेथिस सागर, देखिए जो जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे एक सबसे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाकर के उस टेथिस महासागर के प्लेट से जब टकराती है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उसके नीचे दबकर गलने लगती है और टेथिस सागर उठने लगता है, जो आगे चल करके हिमालय पर्वत का निर्माण करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकरा था और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, जहाँ पे टेथिस महासागर हुआ करता था। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 500 दक्षिण अक्षांश पर स्थित था, यानी कि गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था भारत, वहाँ पे जुड़ा हुआ था दक्षिण ध्रुव में। ठीक है, इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता है और तिब्बती खंड एशियाई स्थल खंड के करीब है, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हिमालय के तिब्बत के पठार तक है। ठीक है, भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। यानी कि हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वतों में से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रतिक्रिया अभी भी जारी और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रारंभ में भारत कहाँ था, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था, इस शेप में था यहाँ पे। फिर कुछ समय बाद यानी 5.5 करोड़ वर्ष बाद यहाँ पे आया। फिर विषुवत रेखा को पार करके भी 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व विषुवत रेखा को पार करके यहाँ आ गया। फिर 1 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ, मतलब कि जो विषुवत रेखा को पार करते हुए धीरे धीरे वो एशिया की प्लेट से आकर के टकरा जाता है, तो इसकी वर्तमान स्थिति ये बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए अब बस इतना ही था। देखिए मित्रों, हमने देख लिया जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं, मुझे ज़्यादा इस रिलेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले। अभी ये 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। इससे तो यही मतलब अगर देखें पुराने साल के पेपर तो यही समझ में आ रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जा रहे, लेकिन ये थ्योरी पार्ट हमारे मेंस के लिए उपयोगी है। तो आज की क्लास हम यही पे एंड करते हैं।